नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लगा एक और बड़ा झटका। आईएमएफ ने एक साथ ठोकी 11 शर्तें, दी बड़ी चेतावनी, बोला भारत के साथ तनाव पाकिस्तान के लिए खतरा। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर भारत सरकार पर खड़े किए सवाल। ट्वीट कर विदेश मंत्री पर साधा निशाना, बोले पाकिस्तान को शुरू में ही सूचना देना अपराध। पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली टीम में शशि थरूर का आया नाम, तो कांग्रेस में शुरू हो गई खींचतान। संदीप दीक्षित ने पीएम मोदी पर बांटने का लगाया आरोप। पाक के लिए जासूसी के आरोप में हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार। पुलिस कस्टडी में उगलने लगी राज। पहलगाम हमले से पहले गई थी पाकिस्तान। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का बड़ा फैसला, हिल जाएगी मोहम्मद यूनुस की सरकार। रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक समेत कई सामानों के आयात पर लगाई रोक। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ से $1 बिलियन का कर्ज मिला था। आतंकियों को पोषित करने वाले पाकिस्तान को पैसे दिए जाने पर आईएमएफ की कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं अब आईएमएफ को डर सताने लगा है कि कहीं पाकिस्तान को दिए पैसे डूब ना जाए, इसलिए संस्था ने एक बड़ा कदम उठाया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू कर दी हैं। वहीं आईएमएफ ने भारत पाकिस्तान तनाव को आर्थिक कार्यक्रम के लिए गंभीर जोखिम भी बताया है। जिस तरीके से शर्तें लागू की गई हैं आईएमएफ की तरफ से, क्या असर होगा पाकिस्तान पर? देखिए, आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक ऐसा फंड है जिसमें सारी दुनिया कंट्रीब्यूट करती है। सारी दुनिया कंट्रीब्यूट करती है, उसमें अमेरिका भी करता है, इंडिया भी करता है। तो अधिकार तो होता ही है कि हम उस फंड में पैसे डाल रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल कहां से हो रहा है। तो हिंदुस्तान ने इस मामले को डिप्लोमेटिकली उठाया। अमेरिका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो यह माना जाता है कि अमेरिका जिसको चाहेगा उसको दे देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसे नहीं मिलेगा। अब आपने दे तो दिया, डर की वजह से दिया, ब्लैकमेलिंग की वजह से दिया, न्यूक्लियर बम के नाम से ट्रंप साहब अंदर से हिल गए, दहल गए, क्या हुआ, या अपने बेटे की जो रिश्ते जो वहां पे जो चल रहा है, वहां पे जो क्रिप्टो करेंसी का घोटाला चल रहा है, उन सब वजहों से या डीप स्टेट के प्रेशर में आकर के आपने पैसे तो दे दिए, लेकिन कितने लोगों के मुंह को चुप कराओगे? प्रधानमंत्री मोदी ही वेंट ऑन ऑफेंसिव कि भाई आप पैसे दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूछो। तो 11 शर्तें ठोक दी गई, और इसके पीछे अमेरिका में लोग सवाल करने लग गए कि चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे उसका पूरा का पूरा जत्था, जिन लोगों ने ट्विन टावर्स को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया, वो सब पाकिस्तान में मिले और तुम उसको पैसे दिए जा रहे हो। तो शर्तें लगाई गई। शर्तें ऐसी हैं जैसे लग रहा है कि कैसे कोई क्लास का टीचर नटखट बच्चे को पनिश करता है, वैसा ही है। अभी जनता सड़कों पे आएगी, क्योंकि देश की सोवरेनिटी, देश की इज्जत सब इस $1 बिलियन की वजह से पाकिस्तान का वो नाले में चला गया। अब ये आईएमएफ तय कर रहा है कि भाई साहब, बिजली के ऊपर जो सब्सिडी दिए हुए बंद करो, तो गरीब का बिल बढ़ेगा तो सड़क पे आएंगे। एग्रीकल्चर सब्सिडी बंद करो, और यहां तक कह दिया कि जितने सरकारी अधिकारी हैं उन सब का इनकम कितना है हर साल वो डिक्लेयर करो। मतलब तुम्हारा मुल्क चोरों का मुल्क है। प्रधानमंत्री हो कि आर्मी चीफ हो कि चीफ जस्टिस हो, ये सब चोर है। यही कहा है आईएमएफ ने कि जितने पब्लिक सर्वेंट है सबका इनकम सोर्स जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए, और ये जो पैसे तुमको दे रहे हैं उस पैसे का बजट से एलोकेशन होना चाहिए।
ये नहीं कि लूट मचा लो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी गई है कि जिसमें जनता के ऊपर भार पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी चीज कि कहा है कि भाई मार्केट के हिसाब से तुम्हारी करेंसी का वैल्यू लगेगा, मतलब पाकिस्तान की जो करेंसी है और कमजोर होगी। तो चारों तरफ से पाकिस्तान घिर गया। ये मोदी की बहुत बड़ी जीत है। जी, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। एक तरफ पूरा देश इस समय पाकिस्तान के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान को हमले की कार्रवाई के बारे में बताना एक बड़ा अपराध है। विदेश मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन किसने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी थी? इस वजह से भारत ने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए? अब विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा गया है कि पाकिस्तान को जो जानकारी शुरुआत में दी गई थी वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की थी। तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। क्यों ऐसी बयानबाजी बार बार करते हैं जिससे खुद की फजीहत होती है? देखिए, डूबते को तिनके का सहारा कहावत आपने सुना है? ये आदमी तो डिस्क्रेडिट हो चुका है पूरी तरीके से। ये बात कोई नई नहीं आई, भी एक बयान अभी आया है, एक अभी बयान आया है। उसके पहले ही ये बात हिंदुस्तान ने पहले ही कह चुका। ये तो पहले ही हम लोग डिक्लेयर कर चुके, तो आज की बात है नहीं। एक एएनआई पे बयान आया और उसके ऊपर ये सारे विपक्ष वाले ये तो गद्दारी हो गया, ये हो गया, वो पहले ही बताया गया। हम लोग सभ्य मुल्क है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है। ये हम लोगों का अपना एक हिंदू संस्कृति है कि हम वॉर भी, युद्ध भी एक आदर्शों के साथ लड़ते हैं, है ना? चोर चक्कू की तरह तमाशा नहीं करते। तो सरकार ने तो पहले ही बता दिया था कि हमने हमला किया, मटियामेट किया आतंक के ठिकाने को, एंड वी इन्फॉर्म पाकिस्तान कि हमारा मकसद तुम्हारे सिविलियन को टारगेट करना नहीं, हमारा मकसद तुम्हारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर कोई हमला करना नहीं, हमारा मकसद पाकिस्तान के साथ युद्ध करना नहीं, हमारा मकसद क्लिनिकल प्रिसीजन के साथ आतंक के अड्डे को निशाना बनाना था। वो हमने कर दिया। ये डिप्लोमेसी की चीज है। ये वॉर नहीं डिक्लेयर कर दिया हमने। और राहुल गांधी की बुद्धि इतनी ही क्षण है, अच्छा है उनका नाम नहीं आया है। वो विदेश की जो टीम जा रही है, पता नहीं क्या गड़बड़ करके चले आए होते। तो खैर ये बता दिया गया था, लेकिन सवाल उसका नहीं है। फिर लोगों को जो है एक सवाल पूछ के नीचे से अपना जो है एजेंडा चालू कर दिया राहुल गांधी ने। वो एजेंडा क्या है कि राफाल कितने गिरे ये बताओ। ये तुम्हारा ये जितने भी ये CNN, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स से जितने लोगों ने किया है स्टोरी, कम से कम इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा तुम पार्टी चलाते हो, कम से कम ये तो देखो कि भाई लिखने वाले कौन है, रिपोर्टर कौन है, किसने, वो कॉरेस्पोंडेंट कौन है जो लिख रहा है। ये सारे मुसलमान, सारे पाकिस्तानी, वो नाच रहे हैं कि भाई राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया। हिंदुस्तान की सरकार ने मना कर दिया, एयरफोर्स ने मना कर दिया, आर्मी ने मना कर दिया, राहुल गांधी को यकीन नहीं। पाकिस्तान से कोई खबर आ गई, कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बता रहा है, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। सत्य वचन इनको जो है सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की सरकार, विदेश मंत्रालय कोई बात कहती है तो इनको झूठ लगता है। राहुल गांधी के इसी लड़कपन से, बेवकूफी से, अल्हड़पन से ये कभी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन बन ही नहीं पाए। जी, केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम भी जारी किए। इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है, जिसके बाद कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि उसने केंद्र को थरूर का तो नाम दिया ही नहीं था।
तो संदीप दीक्षित ने कहा है कि भाजपा और पीएम मोदी की समस्या ये है कि वे हर जगह दूसरों को विभाजित यानी कि बांटने की कोशिश करते हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है, ठीक नहीं है। मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार का डेलीगेशन भेजने की जरूरत क्या थी। सर, सवाल तो ये है कि शशि थरूर के नाम से दिक्कत है या फिर पीएम मोदी ने जिस तरीके का तगड़ा प्लान बनाया है उससे दिक्कत है? देखिए, सब चीज से प्रॉब्लम है। वो होता ना, अंगूर खट्टे हैं, तो जिसका नाम नहीं आया सब लोग परेशान है कि हमारा विदेश जाने का मौका जो है पत्ता कट गया। लेकिन कहानी ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसे विवाद बनाया और अपनी ही ऐसी की तैसी करवा ली। अब जाकर के जवाब दो हेमंत बिस्व शर्मा का। वो तो कह रहे हैं कि तुमने जिसका नाम दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने जिसका नाम दिया, किसका? गोगोई का, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का शेर है। तो ये बता रहे कि जो शेर जो है ये आईएसआई के इनविटेशन पे पाकिस्तान गया था। इसकी जो बीवी है वो दरअसल पाकिस्तानी एजेंसी के साथ काम करती थी, शादी करके यहां आई, मुख्यमंत्री के निवास में रह रही है और पैसा पाकिस्तान से ले रही है। कौन देगा जवाब? ये मुख्यमंत्री सवाल कर रहे हैं और कोई अभी से नहीं, पहले से चल रहा है। आपने नासिर हुसैन का नाम दिया। जब वो चुना गया था तो एक रैली हुई थी और उसके समर्थकों ने बकायदा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। किस लिए भेज रहे थे लोगों को? किस लिए भेज रहे थे? वहां जाकर के उल्टी पुल्टी बातें करने के लिए? तो ये जो चितवी मेरी पटवी मेरी आप करने के चक्कर में थे प्रधानमंत्री भाई। इस तरह के डेलीगेशन को भेजने के लिए आईबी की रिपोर्ट आती है, मैं बोलना नहीं चाहता था भाई। क्या लेवल ऑफ क्लियरेंस है इन लोगों का? पब्लिक कर दिया जाएगा तो ये लोग परेशान हो जाएंगे। देश की इज्जत का मामला है। एक तो कोई दूसरा आदमी आप इकट्ठा करके बता दो पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विदेशी मामलों के जानकारी में या एक्सपीरियंस में शशि थरूर से ज्यादा बेहतर हो। एक आदमी को खड़ा करके बता दो। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको तो कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है कि यार दे सेलिब्रेट फेलियर। चुनाव हारते हैं, जो पाकिस्तानी वाला आदत है ना, वो पाकिस्तानी आदत है। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी सेलिब्रेट करते हैं जैसे पाकिस्तानी सेलिब्रेट करते हैं। और कांग्रेस पार्टी में जो फेलियर होता है उसको ही मेडल दिया जाता है। और जो जनता का लीडर होगा, जनता के बीच का होगा, जो सही आदमी होगा, देश के बारे में बात करेगा, देशभक्ति की बात करेगा, उसको पनिश किया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी का हाल हो गया है। इसलिए राहुल गांधी को इन सब चीजों पे जितना वो चुप रहेंगे वो उतना अच्छे रहेंगे। राजनीति उनकी चलती रहेगी। मोर ही विल स्पीक, मोर ही विल एक्सपोज हिमसेल्फ। जी। इधर जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा और माना जा रहा था कि पूछताछ में कई तरह के खुलासे होंगे। इस कड़ी में अब एक नई बात सामने आ रही है। एसपी हिसार शशांक कुमार सावन ने बताया कि पाकिस्तान उसे एक एसेट की तरह विकसित कर रहा था। इसके अलावा ज्योति प्रायोजित यात्राओं पर पाकिस्तान भी जाती थी। वह पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी। पूछताछ में पता चला कि उसके साथ कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे, जिसके बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। बता दें कि जासूसी करने के आरोप में हरियाणा में पिछले 4 दिन में 4 गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसियां अब गिरफ्तार चारों जासूसों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। ये एक के बाद एक गिरफ्तारी अपने ही देश से गद्दारी और पाकिस्तान से यारी कैसे? देखिए, मुझे एक बात समझ में आया, क्या क्या गंध इसने फैलाया वहां, क्या क्या करके आई है, ये तो एजेंसियों को खुल के सामने बताना चाहिए। और ये इस तरह के लोग जो YouTube के ऊपर आकर के एक प्रोपेगेंडा का काम करते हैं, एजेंट और दलाली का काम करते हैं, इस तरह के तमाम लोगों को चिन्हित भी करना चाहिए। चिन्हित भी करना चाहिए। जब आपकी ट्रेनिंग नहीं है, ज्ञान नहीं है, जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस नहीं है, पैसे के चक्कर में
आप जो है देश को जो है नीलाम और बर्बाद करने के लिए जो है आप आगे बढ़ जाते हो। लानत है, लानत है उनके टीचर्स के ऊपर, लानत है उनके परिवार के ऊपर, उनके मां बाप के ऊपर कि किस तरह का आपने संस्कार दिया। घिन आ रही है इस तरह के लोगों से। इन लोगों के लिए तो अलग से एक प्रावधान होना चाहिए कि जिंदगी भर ये लोग जेल के अंदर सड़ते रहे। तमाशा बना लिया है। चार ड्रेस इधर से उधर क्या पहन लिया, चेहरा चमकाने आ गया, बस चल पड़े लोगों को और देश को बेचने के लिए। इस तरह के तमाम लोग जो इस तरह की देश के विरुद्ध गतिविधियों में पाए जाते हों, अगर वो हिंदू है तो उसकी सजा तो डबल की जानी चाहिए, डबल सजा मिलनी चाहिए। तमाशा बना करके रख दिया इन लोगों ने। पाकिस्तान की दलाली करेंगे, और पाकिस्तान जाना ही किस लिए है? ज्यादा पाकिस्तानी पसंद आ रहे हैं, अपना पासपोर्ट चेंज कराओ, जाकर के लाहौर या इस्लामाबाद जहां कहीं भी तुम्हारे दोस्त यार हैं वहीं जाकर के रहो। ड्रामा करने के लिए इन लोगों को जो है और कुछ नहीं मिलता। देश के खिलाफ ये लोग करते हैं। उनके मां बाप को माफी मांगनी चाहिए, डिसऑन करना चाहिए कि घर में आपने जो है देशद्रोही को एक पैदा किया और उसको लेकर के। ये बहुत ही शर्मनाक खबर है जी। आखिरी खबरों में बात बांग्लादेश की। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी रुख अपनाए हुए थे। ऐसे में पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद भारत ने बांग्लादेश पर भी बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक, मालामाइन, फर्नीचर समेत कई उत्पाद आदि कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में भारत के इस फैसले से बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश से भारत को होने वाले 93% निर्यात इन्हीं लैंड पोर्ट से होते थे, इसलिए रेडीमेड गारमेंट्स पर गंभीर असर हो सकता है। अब क्या हालत होने वाली है बांग्लादेश? निपट गया, ये दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। इस पागल आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शेख हसीना का समय कितना अच्छा वो एग्जाम्पल चलता था। हिंदुस्तान में लोग कहते थे कि देखो बांग्लादेश हम लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। करेंसी स्टेबल थी, फॉरेन रिजर्व पूरा था, एक्सपोर्ट पनप रहा था, दुनिया भर का हब बना हुआ था। देयर वाज सो मच पॉजिटिविटी। अब पाकिस्तान की तरह इसने भी अमेरिका से दोस्ती कर ली, और ये यूनुस, ये तो कलंक है, ये अभिशाप है बांग्लादेश के ऊपर। इसने जिस तरीके से, वहां बताइए, हमने नहीं सुना इस तरह से महिलाओं को ट्रीट किया जाता था बांग्लादेश के अंदर में। अब वहां के इस्लामिस्ट जो है डंडा लेकर के चलते हैं। लड़कियों को जीन्स में देखते हैं, सलवार में देखते हैं, कुर्ती में देखते हैं, जरा टाइट कपड़ा देख लेते हैं तो पब्लिक में ही मारना शुरू कर दे रहे हैं। न कोई पुलिस, न कोई कुछ नहीं। और ऊपर से चाइना से जाकर के ये इनकी औकात ये हो गई है कि वो हिंदुस्तान को जो है वो आंखें उठा करके देखिए, उंगली दिखाए तो प्रधानमंत्री मोदी तो 2 सेकंड नहीं लगता इलाज करने में। तो पहले बहुत सारी पाबंदियां लग गई और आज वज्रपात हो गया। आप ये समझिए 80% एक्सपोर्ट बांग्लादेश का गारमेंट का है, और उसमें 42% जितना भी गारमेंट होता है 42% वो हिंदुस्तान आता है, वो लैंड के रास्ते से। रेड लाइट जला दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि जाओ। हाहाकार मचा हुआ है वहां। क्या लग रहा है बच्चों का खेल है? ये बांग्लादेश का इलाज बहुत जरूरी है। एक बंटवारा पाकिस्तान ने देखा, दूसरा बंटवारा बांग्लादेश को भी देखना पड़ेगा अगर ये आदमी ज्यादा दिन तक टिक गया तो। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।